मॉर्निंग एवरीवन। बीएड फर्स्ट ईयर पेपर है आपका पेडालॉजी ऑफ ज्योग्राफी। मैं आपको पढ़ा रही थी मानचित्र। मानचित्र का जब मैंने मीनिंग बताया था तो मानचित्र का मीनिंग होता है संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी एक भाग का समतल कागज पर वैज्ञानिक व कलात्मक ढंग से किया गया अध्ययन मानचित्र कहलाता है। मानचित्र हम ये कह सकते हैं कि मैंने आपको मानचित्र का कल वर्गीकरण बताया। मानचित्र के वर्गीकरण 4 प्रकार से किए जाते हैं। मापनी के आधार पर मानचित्र, स्थलाकृतियों के लक्षण के आधार पर मानचित्र, उद्देश्यों के आधार पर मानचित्र और रचना शैली के आधार पर मानचित्र। जिसमें भी मापने के आधार पर मानचित्र 4 प्रकार के बताए गए थे। भूसंपत्ति मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र, दीवारी मानचित्र और एटलस मानचित्र। स्थलाकृतियों के लक्षणों के आधार पर उच्चादर्शी मानचित्र और प्लेनिमेट्री मानचित्र। उद्देश्यों के आधार पर सांस्कृतिक मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, नगरीय मानचित्र, आर्थिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, भूमि आधारित मानचित्र। इस तरीके से 8 प्रकार के मानचित्र बताए गए। फिर हम ये कहते हैं कि रचना शैली के आधार पर, रचना शैली के आधार पर भी 2 प्रकार के मानचित्र बताए गए थे, गुणात्मक मानचित्र और मात्रात्मक मानचित्र। मानचित्र बनाने का उद्देश्य या मानचित्र निर्माण करने का उद्देश्य क्या था, या हम ये कह सकते हैं भूगोल में मानचित्र निर्माण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, या उसका क्या उद्देश्य निर्धारित कर गया, क्या उद्देश्य हुआ कि हमें मानचित्र, जब हमारे पास ग्लोब था, ग्लोब पर हमें पूरी पृथ्वी मिल रही थी। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का प्रतिरूप है। फिर भी क्या उद्देश्य रहा होगा, या क्या उद्देश्य था कि जिससे हम मानचित्र का निर्माण करना हमारे लिए आवश्यक हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी को या ग्लोब को हम संपूर्ण रूप से एक साथ, हमारी आंखें उसको नहीं देख सकती है। कोई भी व्यक्ति हो संपूर्ण पृथ्वी को वो ग्लोब पर एक साथ नहीं देख सकता है। एक साथ नहीं देखने का क्या कारण है कि ग्लोब पर हमें पृथ्वी आधी दिखाई देती है, उसका आधा भाग पीछे की तरफ छिप जाता है। या ग्लोब पर हमें छोटे से छोटे क्षेत्र की जानकारी या छोटे से छोटी, हम ये कह सकते हैं, विषय की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। छोटे से छोटे क्षेत्र, स्थान या विषय की जानकारी, या हम ये कह सकते हैं धरातल का अध्ययन करने के लिए हमें मानचित्र का निर्माण करना अनिवार्य था। क्योंकि मानचित्र पर हम एक साथ क्या देख सकते हैं? संपूर्ण पृथ्वी को देख सकते हैं। मानचित्र किसी छोटे से क्षेत्र का भी बनता है, छोटे से कस्बे का, छोटे गांव का, छोटी छोटी जगहों का भी मानचित्र निर्माण होता है या किया जा सकता है। तो इसी आधार पर छोटी छोटी सूचनाओं को निकालने के लिए, छोटी छोटी सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें मानचित्र बनाना आवश्यक था। इसलिए पहला उद्देश्य तो यही था कि हमें छोटी से छोटी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए मानचित्र पर से हम उसका अध्ययन कर सकते थे, और मानचित्र पर हम संपूर्ण पृथ्वी को एक साथ देख सकते थे, संपूर्ण धरातल का हम अध्ययन कर सकते थे। फिर हम ये दूसरा पॉइंट ले सकते हैं, या दूसरा उद्देश्य हम ये सोच सकते हैं कि धरातल है, धरातल पर हमें विभिन्न प्रकार के भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी प्रकार की हमें क्या मिलती है? प्रतिरूप एक साथ देखने को मिलते हैं या एक साथ विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर हमें सामाजिक दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से हमें धरातल पर विभिन्न प्रकार के प्रतिरूप नहीं देखने को मिलेंगे। हम भारत देश का ही उदाहरण ले लेते हैं। भारत देश में हर 4 महीने में ऋतु परिवर्तन होता है। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर गर्मी बढ़ती है, और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर सर्दी ज़्यादा है। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर दोनों चीज़ें होती हैं। एक जैसा मौसम कहीं पे भी नहीं पाया जाता। जब मौसम या जलवायु एक जैसी नहीं पाई जा रही है, भारत देश के ही बात कर रही हूँ, मैं पूरे विश्व की भी नहीं बात कर रही, तो जब जलवायु और मौसम ही एक समान नहीं पाया जा रहा है किसी भी क्षेत्र का, किसी देश का, या हमें कह सकते हैं किसी राज्य का, तो जब जलवायु और मौसम में डिफरेंसेस है, उसमें अंतर है, तो वहाँ का खान पान अलग है, वहाँ का पहनावा अलग है, वहाँ का रहन सहन अलग है,
वहाँ का कार्य करने का तरीका अलग है, वहाँ के औद्योगिक क्षेत्र अलग है, कुटीर उद्योग अलग है, सारी चीज़ें अलग है, जिसका प्रभाव कहाँ किस पे पड़ता है, धरातल पे पड़ता है, मनुष्य पे पड़ता है, पृथ्वी पर पड़ता है। जलाशय अलग है, हम ये कह सकते हैं रहने के लिए जो स्थल मंडल है या स्थल है उसकी मात्रा अलग है। कहीं पे समुद्र ज़्यादा है, नदियाँ ज़्यादा हैं, कहीं पे समुद्र और नदियाँ बिल्कुल भी नहीं है। थार का रेगिस्तान हमें देखने को मिलता है, रण क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं कच्छ की तरफ। तो ये सारे ही अंतर या डिफरेंसेस क्यों पाए जा रहे हैं या क्यों विद्यमान है, सब किसके कारण है, पृथ्वी या धरातल के कारण या पृथ्वी के कारण, या हम ये कह सकते हैं वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल के कारण है। लेकिन इन सभी का अलग अलग जो डिफरेंसेस या विभिन्नता हमारे सामने विद्यमान है, इन सभी का हम अध्ययन किस तरीके से करते हैं। एक साथ तो अध्ययन नहीं कर सकते, या एक साथ हम अध्ययन करने भी बैठते हैं तो एक साथ हमें सारी चीज़ें समझ में नहीं आ सकती है। तो हम पर्टिकुलर अलग अलग राज्यों का क्या लेंगे, मैप उठाएंगे, अलग अलग राज्यों में क्या क्या चीज़ें पाई जा रही है और किसके कारण वहाँ की जलवायु अलग है, क्या रीज़न है उसका। उन चीज़ों का अध्ययन करने के लिए भी हमें मानचित्रों का प्रयोग या मानचित्र अनिवार्य रूप से प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के या इन्हीं सब उद्देश्यों के कारण ही हमें मानचित्रों का निर्माण करना पड़ा, और मानचित्रों का प्रयोग करने से हमारी जो इतनी सारी भ्रांतियाँ या हमारे मन में जो इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, जो हमारे दिमाग में मस्तिष्क में चल रही थी, इतनी सारी विचारधारा, कहीं ना कहीं उसके बारे में हमें पता पड़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो भौगोलिक दृष्टि से या भूगोलवेत्ता आज भी उसका अध्ययन कर रहे हैं कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्या रीज़न है, क्या कारण है पृथ्वी में या धरातल में इस तरीके की वस्तु का या इस तरीके की चीज़ों का प्रयोग होना या उत्पन्न होना। हम जीव जंतु देखते हैं, वनस्पति देखते हैं, हम उद्योग धंधे देखते हैं, सारी चीज़ों में क्या पाया जाता है या सभी जगहों पर क्या पाया जाता है, उनमें अंतर पाया जाता है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इसी आधार पर हम पढ़ेंगे आज मानचित्र का महत्व, कि मानचित्र के महत्व क्या क्या होते हैं। सबसे पहला महत्व है मानचित्र सूचनाओं, मानचित्र सूचनाओं का प्रमुख स्रोत है। हमारी पृथ्वी जो इतना विशाल आकार लिए हुए है, उस विशाल आकार में हमें क्या करना है, छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन करना है। तो वो छोटी छोटी चीज़ों का या छोटी छोटी बातों का या छोटी छोटी जगहों का हम अध्ययन किसके आधार पर कर सकते हैं, मानचित्र के आधार पर कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि सूचनाओं का प्रमुख स्रोत है। दूसरा हम ये ले सकते हैं, किसी क्षेत्र के मानचित्र को देख कर उसके आकार व स्थिति का अनुमान लग जाता है। क्या होता है, किसी भी क्षेत्र के मानचित्र को देखने से ही, हमें देखने मात्र से ही उसकी आकार और स्थिति का पता लग जाएगा। हम जैसे देखते हैं कि एशिया महाद्वीप क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। किस आधार पर हम ये चीज़ को बोल सकते हैं, सिर्फ उसके आकार और स्थिति को देखकर ही हम बता सकते हैं कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तीसरा है, मानचित्र में प्राकृतिक व सांस्कृतिक तत्व दर्शाए जाते हैं। क्या दर्शाए जाते हैं, प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्व भी दर्शाए जाते हैं। प्राकृतिक हम ये कह सकते हैं पर्वत दर्शाते हैं हम,
पठार दर्शा रहे हैं, नदियाँ बताते हैं, अफवाह प्रणालियाँ, अफवाह तंत्र बताते हैं। फिर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ के वन क्षेत्र बताते हैं, वनस्पति बताते हैं उसमें कितनी है। फिर हम ये ले सकते हैं कि खनिज संसाधन बताते हैं कि कितनी मात्रा में वहाँ पर खनिज विद्यमान है। तो ये सारी ही चीज़ें किस में आ रही हैं, प्राकृतिक में आ रही है। सांस्कृतिक, हम वहाँ का रहन सहन बता देते हैं, खान पान बताते हैं, जनसंख्या बताते हैं। जनसंख्या का जब मानचित्र निर्माण करते हैं कि उस जगह पे कितनी जनसंख्या निवास करती है, वहाँ पे जीवन यापन करने के लिए क्या क्या स्रोत हैं, कितने उद्योग पाए जा रहे हैं, कृषि का क्षेत्र कितना है, ये सारी चीज़ें ही किसमें पाई जाती हैं, ये दर्शाई जा सकती है, मानचित्र में दर्शाई जाती है। फोर्थ है मानचित्र में तथ्यों को सरलता से प्रदर्शित किया जाता है। क्या किया जाता है, तथ्यों को सरलता से, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हम कहते हैं कि हम उसके ऊपर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो जितने भी हम तथ्य हम उस पर दर्शाते हैं तो उसको हम आसानी से देख सकते हैं। हम गूगल मैप का प्रयोग करते हैं, वर्तमान समय में सभी के फ़ोन में गूगल मैप होता है। हम किसी भी स्थान पे जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम नई जगह पे जा रहे हैं, हमें रास्ता नहीं मालूम, हम गूगल मैप पे स्टार्ट करते हैं। हम गूगल मैप को और एनलार्ज करते जाते हैं, तो छोटी से छोटी गली, छोटे से छोटा हम ये कह सकते हैं सिंबल्स, मंदिर, रास्ता, वो सारी चीज़ें ही क्या बताता चलता है। तो तथ्यों को हम क्या कर रहे हैं, मानचित्र के ऊपर सरलता से प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट है सार्वजनिक स्थानों व संस्थानों पर मानचित्र के माध्यम से आम जन को महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है। क्या होती है, सार्वजनिक स्थानों, ऐसे कुछ स्थान होते हैं जो सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं। सार्वजनिक स्थानों, संस्थानों या स्थानों पर जो मानचित्र के माध्यम से क्या हो रहा है, जो आमजन है, सभी व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उन सभी को महत्वपूर्ण सूचनाएं क्या होती है, प्राप्त होती है। गूगल मैप क्या पर्टिकुलर किसी एक संस्थान या स्थान के लिए बनाया जाता है, क्या नहीं होता है, सभी के लिए होता है। और उसका प्रयोग कौन करते हैं, सभी करते हैं। तो सभी आमजन के लिए उसमें क्या होनी है, सूचनाएं प्राप्त होती है। चाहे एक अनपढ़ व्यक्ति भी है, गांव का व्यक्ति भी है, कोई भी हो, वो सभी गूगल मैप चला सकते हैं, उसके ऊपर अपना स्थान या जगह, या हम ये कह सकते हैं उसको जो भी सूचनाएं प्राप्त करनी है, कितने किलोमीटर की दूरी है, कितनी दूरी पर वो स्थान पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें सभी व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। फिर हम सिक्स्थ पॉइंट लेते हैं शहरों, कस्बों, आवासीय कॉलोनियों, आवासीय कॉलोनियों में जगह जगह यातायात मार्गों पर आमजन की सुविधा के लिए बनाए
जाते हैं। क्या करते हैं? शहरों, कस्बों, आवासीय कॉलोनियों में जगह जगह यातायात मार्गों के लिए भी किसका निर्माण किया जाता है? मानचित्र का निर्माण किया जाता है। 7 पॉइंट है, मानचित्रों द्वारा सूक्ष्म क्षेत्र से विश्व स्तर तक की सूचना प्राप्त की जा सकती है। क्या की जा सकती है? कि छोटे से छोटे, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्षेत्र से विश्व स्तर तक की सभी सूचनाओं को प्राप्त मानचित्र के माध्यम से किया जा सकता है। हम सूक्ष्म से सूक्ष्म क्षेत्र ग्लोब पर उसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोब पर क्या होता है, पूरी पृथ्वी, जब पूरा विश्व के बारे में दे रखा होता है तो उसमें बहुत छोटी या बारीक चीजें हमें देखने को नहीं मिल सकते हैं, उसका अध्ययन हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए मानचित्र पर वो सारी चीजें हमें आसानी से मिल जाती है। फिर 8 पॉइंट है, वर्तमान समय में यात्रा या अन्य स्थानों की सूचना प्राप्त करने के लिए सभी नागरिक एटलस अपने साथ रखते हैं। क्या करते हैं? वर्तमान समय में यात्रा या अन्य स्थानों को सूचना प्राप्त करने के लिए सभी नागरिक क्या कर रहे हैं? एटलस को अपने साथ में रखते हैं। और लास्ट है कि मानचित्रों का जो निर्माण वर्तमान समय में किया जा रहा है और उसमें सटीक रूप से वो किया जाता है, किसके माध्यम से किया जाता है? दूर संवेदन और कंप्यूटर के माध्यम से उसका निर्माण और आसान तरीके से हो गया। मतलब ये कह सकते हैं कि छोटी से छोटी जानकारी भी हमें दूर संवेदनों द्वारा प्राप्त हो जाती है। दूर संवेदन यंत्र हम पढ़ते हैं ना, हमारे प्रायोगिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कि किसी भी क्षेत्र का जब हम फोटो लेते हैं वो हम किसके माध्यम से लेते हैं? ऊपर की तरफ से लेते हैं और दूर संवेदन यंत्रों के माध्यम से लेते हैं। मानचित्रों का निर्माण कंप्यूटर व दूर संवेदन तकनीकों के उपयोग से अधिक शुद्ध हो गया है। क्या हो गया है? कि कंप्यूटर और दूर संवेदन तकनीकों से माध्यम से जब हम मानचित्र का निर्माण करते हैं वो हमें और अधिक स्पष्ट उसकी सूचनाएं हमें प्राप्त हो जाती हैं। उसमें जरा सा भी 19-20 भी नहीं रहता है, स्पष्ट जानकारी हमें प्राप्त होती है। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है, गृह कार्य भूगोल अध्यापक के लिए मानचित्र साधन है या साध्य
इस कथन को स्पष्ट कीजिए। भूगोल अध्यापक के लिए मानचित्र साधन है या साथी, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।